राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तीन भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक शहर में सेठ धनपत राय रहते थे। उनके तीन बेटे थे। सेठ धनपत राय अपने नाम के अनुसार ही धनपति थे। उनके पास काफी धन दौलत थी। बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ धन अपने बेटों के नाम पर भी कर रखा था ताकि इनकम टैक्स से बचा जा सके। लेकिन यह भी सच था कि करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी हुई थी। धनपत जी के तीन बेटे थे। सबके सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोती भी उनके जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी अब काफी कमजोर हो चुका था। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते थे, लेकिन व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। वे घर पर रहते हुए अधिकतर या तो आराम करते थे या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते थे। हालांकि धनपत जी का शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम कड़क थी। कई बीमारियों ने धनपत जी को घेर लिया था, परंतु आज तक उन्होंने अपने बेटों के कहने पर भी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। उनकी पत्नी अंगूरी देवी ने भी कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए कहा, लेकिन धनपत जी नहीं माने। उनका मानना था अगर जायदाद का बंटवारा करने के लिए वो कर देंगे, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटे ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते हैं तो उनके बेटे एक साथ मिलकर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखेंगे। यही सब सोच विचार करके धनपत जी ने अपनी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात लेकर भी बैठते तो धनपत जी एकदम भड़क पड़ते थे और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते थे। बेटों का मुंह तो बस वहीं बंद हो जाता था, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद यह सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर देते तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तो तय है। धीरे धीरे 2 वर्ष और बीत गए, लेकिन धनपत जी अब ज्यादा बीमार रहने लगे थे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में ना जाने कितनी बार वो अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते धनपत जी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी अंगूरी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धनपत जी की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुएं इकट्ठा हुए। वैसे तो 6 महीने से वे भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 9 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी अंगूरी देवी उनके साथ थी। रात के ही समय उनके मृत शरीर को जो उनके परिवार और रिश्तेदार घर ले आए और सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। धनपत जी के 2 बेटे रविंदर और सुरेंदर उस समय घर पर नहीं थे, जबकि तीसरा बेटा नरेंद्र व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार उनके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वह घर पहुंच गया। पिता की मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते हुए रविंदर और सुरेंदर ने अपने तीसरे भाई नरेंद्र से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, इसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वे तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। तभी जो नरेंद्र अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाएं। तब वे बोले, अरे नरेंद्र, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा।
रविंदर ने अपने भाई सुरेंद्र से भी कहा तो दोनों ने इस बात से सहमति जताई, जबकि नरेंद्र सहमत नहीं हुआ। वह बोला, अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे यह बताओ, मेरे हिस्से में कितनी दौलत आएगी? तो रविंदर बोला, अरे नरेंद्र, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही नरेंद्र आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नरेंद्र बोला, अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ। हमेशा दूर टूर पर मैं रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। और तुम दोनों करते ही क्या हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। और यह कहते हुए जो नरेंद्र बौखलाने लगा और अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर रविंदर भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है। लेकिन और मैं यह सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है। इस हिसाब से तो मुझे ज्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही मझला बेटा सुरेंद्र भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों भाइयों ने यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंगूरी देवी बेचारी पति की मौत के बाद गमगीन बैठी हुई थी अपनी पति की लाश के पास। उनकी यह हालत देखकर अंगूरी देवी के बड़े भाई किशनलाल जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता दिख ही नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी बेचारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह तो तुम लोगों ने नहीं सोचा। किसी ने उनकी मर्जी तो जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती हैं। तभी रविंदर बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना? माँ ने से तो जो कहा जाएगा उन्हें तो वही मान लेंगी जैसा हम कहेंगे। वैसे ही हमारी माँ मान जाती हैं। अंतिम संस्कार तो आज नहीं कल भी हो जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिए। तब किशनलाल जी बोले, लेकिन बेटा, सबसे पहले जो जरूरी काम है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य होता है। पहले बेटा अपने कर्तव्य को पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा किशनलाल की बात सुनते ही जो सबसे छोटा बेटा नरेंद्र जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वो बंटवारा तो मैं ही करूँगा। अब जो अपने छोटे भाई नरेंद्र की बातें सुनकर तो जैसे घर में हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान अंगूरी देवी जो अपने पति की लाश के पास से उठकर अपने कमरे में चली गई और अंदर अपने भाई को बुलाकर उनसे कुछ बातें करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ने मरने तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और अपने स्वर्गीय पिता धनपत जी का घर, जो अब उनका साक्षात दंगल का मैदान बन गया था। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है और किस हालत में है और उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती हैं। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं इकट्ठा हुए उनके रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो गई। तभी एक गाड़ी आकर जो धनपत जी के घर के बाहर आकर रुकी। कुछ लोग धनपत जी की डेड बॉडी को उठाकर उस गाड़ी में रखने लगे, ले जाने लगे तो सब लोग हैरान रह गए और बोले, अरे अरे, कौन है आप लोग और यहाँ
से डेड बॉडी लेकर क्यों जा रहे हो? अब तीनों बेटे भी बोले, अरे यह हमारे पिताजी का मृत शरीर है, इसको आप कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी उसी समय किशनलाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई नहीं रोकेगा इन्हें। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे। तो किशनलाल जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों यह अंतिम संस्कार हो। और तो और, जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ अंगूरी के कमरे में आए और बोले, माँ, हमसे पूछे बिना अपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? बड़े बेटे रविंदर ने गुस्से में कहा तो नरेंद्र भी आग बबूला होते हुए बोला कि सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया है, हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ जो अंगूरी देवी बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे रविंदर को कुछ शक हुआ। वो अपनी माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अंगूरी देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई थी। यह देखकर तीनों बेटे और बहुएं जो घबराई और आश्चर्यचकित रह गईं। उसी समय जो रविंदर की नज़र माँ के पास रखे कागज पर गई, जिस पर अंगूरी देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। रविंदर ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। उसमें लिखा था, अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम आगे चलकर तुम हम लोगों का ऐसा हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं अंगूरी देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक भी छीनती हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना बड़ा हंगामा किया है, उस पर कानूनन अब मेरा हक था और अपने उसी हक का प्रयोग करते हुए वह दौलत मैंने इस शहर के सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान दे दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। तभी एक एम्बुलेंस घर के सामने आकर रुकी और अंगूरी देवी के पार्थिव शरीर को लेकर चली गई, क्योंकि अंगूरी देवी ने अपना शरीर भी जो दान कर दिया था। उन्होंने सोचा कि यह शरीर किसी को जिंदगी देगा, किसी के काम आएगा, इससे बड़ी क्या चीज है। उन्होंने अपने बेटों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और पूरी संपत्ति दान कर दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि अंगूरी देवी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। राधे राधे।